मेरा उद्देश्य है सेवा नीति। मैं सेवा कार्यों को पहले प्राथमिकता देता हूं और राजनीति तो एक प्लेटफॉर्म है उस कार्य को बड़े स्तर पे करने का। कभी नहीं मतलब दुख जब से आपने ऐलान किया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का तब से तो पहले से क्या, मेरे तो 2-3 जनता के काम पड़े, ऐसे मजबूर लोगों के काम पड़े जिनके किसी के पिता खत्म हो गए, उनकी कोई नियुक्ति का काम था, किसी के फादर मदर को पैरालिसिस हो गया, उनके कोई ट्रांसफर का काम था, छोटे मोटे काम। मेरे काम से तो मेरे तो खुद के कोई काम ही नहीं पड़े। 2-3 काम पड़े तो उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाए। तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन मैंने गीता पे हाथ रख के कसम खाई है, क्योंकि हमारे धर्म में गीता से बड़ा कुछ भी नहीं है। गीता पे हाथ रख के कसम खाई है कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि लोग अफवाह फैलाते हैं। चुनाव में आपने देखा होगा, अफवाह फैलाते हैं कि साहब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बैठ जाएंगे उसके प्रेस में। तो मैंने इस बात को ख़त्म कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। इस वक्त राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेजी में है और सभी नेता जिसके टिकट हो चुके हैं वो भागदौड़ कर रहे हैं, जिसके नहीं हुए वो भी दिल्ली और राजस्थान जगह जगह जयपुर तक भागदौड़ कर रहे हैं। हमारे साथ आशु सिंह सुरपुरा जी हैं, बीजेपी में रहे हैं, हालांकि टिकट कटाव ऐलान कर चुके हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का। इनसे बातचीत करेंगे, क्या वजह रही, क्या आश्वासन मिला था और ये ऐलान क्यों करना पड़ा पार्टी में, आखिर क्या वजह रही जो इस बार टिकट कटा और फिर निर्दलीय में कूदने का इन्हें मन बना लिया है। सर स्वागत आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। और सर मेरा पहला सवाल यही है, बीजेपी तो कहते हैं कि अनुशासित पार्टी है कि एक कार्यकर्ता लगन में से कार्य भी करता है और जो कार्यकर्ता लगन से कार्य करता भी है उसको उचित इनाम भी मिलता है समय पे, उचित समय पे। तो आपकी जल्दबाजी है या आपको टाइम इतना हो गया कि आपको आश्वासन ज़्यादा मिले और उम्मीदों पर खरा पार्टी नहीं उतरी, क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये बात कहना गलत होगा कि मेरा फैसला कोई जल्दबाजी में है। मैंने 2013 में पहला चुनाव लड़ा था, निर्दलीय से शुरुआत की थी। उसके बाद में 2014 में राज्यवर्धन जी खुद सांसद का चुनाव लड़ने आए। मुझे 20,000 के लगभग जो वोट मिले वो मैंने राज्यवर्धन जी को दिलवाए। वो दिलवाने के बाद में 2018 में मैं पार्टी के पक्ष में मैंने चुनाव नहीं लड़ा। और उस समय यदि मैं चुनाव लड़ता तो मेरे वोट 50,000 के लगभग आते, क्योंकि मैं सेवा कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, निरंतर सबके संपर्क में हूँ। और पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, काफ़ी प्रकरण ऐसे कुछ हुए राजस्थान में जिसकी वजह से बीजेपी का वोट बैंक उधर डाइवर्ट हुआ। 18 में मैंने फिर भी मतलब एक तरीके से पार्टी के पक्ष में मान लीजिए मैंने आपने त्याग किया। 18 में त्याग करने के बाद में परिणाम ये हुआ कि लगातार मैं सक्रिय रहा हूँ जनता में। जब कोरोना महामारी आई और अन्य कारण हुए तो मैं सभी नेता गायब हो गए थे, मैं ही जनता के बीच में रहा और इतना पारिवारिक जुड़ाव हो गया सबसे कि और एक जीवन का महत्व समझ में आया कि हम दूसरों के जितना काम आ जाएं वो ही जीवन है। खुद के लिए तो दुनिया ही जीती है। जीना अपने आप में रिकॉर्ड रहा। कोरोना के टाइम पे हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, कहीं उसमें देखा सुना भी है, सोशल मीडिया पे भी चर्चे रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे भी रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा राशन किट हो चाहे कुछ भी हो, जहां आप जनप्रतिनिधि विलुप्त थे उस टाइम पे, गायब थे एक तरीके से, अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में कैद थे, उस वक्त आप निकले और आपने राशन ये वितरण बहुत ज़्यादा किया। जो लोग उस वक्त तरस रहे थे खाने को, दवाई को, वो सब व्यवस्थाएँ आप सड़कों पर करते नजर आए। तो मेरा ये कहना है कि 18 में मैंने पार्टी के पक्ष में, और अब आप देखिए मैंने अगर 18 में चुनाव लड़ा होता, मुझे पता था पार्टी कमज़ोर है यहाँ जोटवाड़ा में, पिछली बार भी थी, पार्टी को चुनाव हारना ही था मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा। मेरा यदि वहाँ पे अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता मैं पिछली बार भी, तो इस बार आप देखिए 41 सीट की लिस्ट आई है, 41 सीटों का डिक्लेयर हुआ है। उसमें से आधे तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा, पार्टी को हराया, उनको टिकट दिया गया है। आप जो बागी होकर के चुनाव लड़े थे, होकर मैंने नहीं लड़ा, उसका परिणाम ये मिला मुझे। अगर मैं भी लड़ता तो वो इंडिकेशन मेरी ओर रहता, शायद मुझे भी पहली लिस्ट में मेरा भी नाम आज जोटवाड़ा से होता। दूसरा, मेरा उद्देश्य देखिए राजनीति नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरा उद्देश्य है सेवा नीति। मैं सेवा कार्यों को पहले प्राथमिकता देता हूं और राजनीति तो एक प्लेटफॉर्म है उस कार्य को बड़े स्तर पे करने का। उसी मानसिकता से मैं इसमें आना चाह रहा हूं, क्योंकि जोटवाड़ा में हमेशा क्या रहा है कि लोग 15 दिन पहले आते हैं, टिकट लेके आते हैं, कोई भी पार्टी हो, वो चुनाव जीतते हैं और फिर जनता की परवाह नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। हालांकि गलती उनकी नहीं है, गलती कई बार जनता से भी हो जाती है कि वो 15 दिन में वोट दे देती है और फिर उसका खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ता है। तो उनका तो मनोबल बढ़ता है कि आगे काम किस लिए करना है। जो लोग सेवा के रूप में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो लोग तो पिछड़ रहे हैं और जो 15 दिन में आ रहे हैं वो लोग टिकट लेके जीत के जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बड़े स्तर पे सेवा करने का। मैं सिर्फ इसी वजह से इस क्षेत्र में आया हूँ। और रही बात इस 2023 की, तो
हमारे यहाँ सांसद महोदय को भेजा है। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र सांसद महोदय के ही उस संसदीय क्षेत्र में आता है। 10 साल उनको हो गए। अगर कोई पूछे, अब देखिए अभी कल में उनका एक वो उन्होंने बनाया है पूरा कि मैंने क्या काम किए, जनता पूछ रही है उनको, तो पब्लिक को वैक्सीन लगी है, उनका भी बता रहे हैं कि साहब ये वैक्सीन भी मैंने लगवाई है। अब आप उनको रिकॉर्ड पे लेके बता रहे हैं, तो पब्लिक देखो बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब समझती है आपने क्या काम किए क्या नहीं किए। और एक मतलब कुछ काम कर दिए गलती से पद पे, हो सकता है उनके कोई कार्यकर्ता होंगे या कोई लाभार्थी होंगे, उन्होंने उनके कहने छोटे मोटे काम कर दिए, उनको भी वो बता रहे हैं कि साहब मैंने इस फलां पार्क में एक दिन जिम लगा दी थी गलती से, यहाँ जिम। तो ये कोई छोटे छोटे काम, एरिया बहुत बड़ा है, अगर उसकी गणना की जाए तो मेरे हिसाब से उनको एरिया का नाम भी नहीं पता है, काम तो बहुत दूर की बातें हैं। क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा जोटवाड़ा है। विधानसभा तो है ही, तो मेरा तो निवेदन ये है कि संसदीय क्षेत्र में ही जोटवाड़ा आता है, तो उसकी सेवा तो 9 साल 10 साल तो मौका पब्लिक ने दे दिया। आगे भी वो हार भी जाते हैं तो सांसद तो हैं ही, और उनको मौका मिला हुआ है, करें ना खूब सेवा, हम मना नहीं कर रहे हैं। मेरी तो इच्छा ये थी कि भाई कोई अच्छा, मैं तो ये नहीं कहता मेरे से भी बढ़िया यदि कोई व्यक्ति आए तो मैं तो जनता को, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है ना, राष्ट्र का जब चुनाव होगा तब सब हम वहीं वोट करने वाले हैं जिसकी जहाँ मानसिकता है, जिसकी जो विचारधारा है। वो चुनाव केंद्र का अलग होता है, राज्य का चुनाव स्थानीय होता है। यहाँ पे दुनिया के 1000 काम पड़ते हैं, कोई बीमार हो गया, किसी के कोई और दिक्कत है, सुख में दुख में, वहाँ स्थानीय आदमी चाहिए जो जनता के बीच में है। क्योंकि काम पड़ेगा तब फ़ोन, आपको भी पता है दिल्ली तो उठाने वाला नहीं है कोई, फ़ोन तो यही उठाएगा जो उनके बीच में है, जो 24 घंटे उपलब्ध है। तो 2014 में आपकी जब मुलाकात हुई, आप निर्दल लड़े, फिर इनका साथ भी दिया आपने, 14 हो चाहे 19 हो, हर दोनों चुनावों में दिया। तो क्या राज्यवर्धन सिंह आए, कोई बातचीत की, फोन किया? कभी नहीं, मतलब दुख जब से आपने ऐलान किया है निर्दल चुनाव लड़ने का, तब से तो पहले से क्या, मेरे तो 2-3 जनता के काम पड़े, ऐसे मजबूर लोगों के काम पड़े जिनके किसी के पिता खत्म हो गए, उनकी कोई नियुक्ति का काम था, किसी के फादर मदर को पैरालिसिस हो गया, उनके कोई ट्रांसफर का काम था, छोटे मोटे काम। मेरे काम से तो मेरे तो खुद के कोई काम ही नहीं पड़े। 2-3 काम पड़े तो उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाए। मुझे वो बुरा लगा कि मैंने कहा ये जनता के साथ फिर से अन्याय होने वाला है। तो इस वजह से मैं मेरे लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता के दुखों को दूर करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं मैदान में मेरे लिए नहीं उतरा हूँ, मैं स्पष्ट कर दूँ। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूँ या मुझे कोई विधायक बनना है। विधायक तो इसलिए बनना है कि उनके सुख दुख में मैं खड़ा होकर पावर के साथ में काम कर सकूं, क्योंकि देखिए कलम की ताकत के बगैर काम नहीं हो सकता है। तो पार्टी की तरफ से कोई मानव मनोबल के लिए कोई आया, कोई बड़ा संगठन के या पार्टी की दृष्टि से कोई संपर्क? तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन मैंने गीता पे हाथ रख के कसम खाई है, क्योंकि हमारे धर्म में गीता से बड़ा कुछ भी नहीं है। गीता पे हाथ रख के कसम खाई है कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि लोग अफवाह फैलाते हैं। चुनाव में आपने देखा होगा, अफवाह फैलाते हैं कि साहब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बैठ जाएंगे उसके प्रेस में। तो मैंने इस बात को ख़त्म कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे, न किसी को दबाव में बैठेंगे, न किसी को समर्थन है। निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ से जो पहले विधायक रहे हैं 2 बार बीजेपी के, वो भी लगातार, हालांकि वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो सड़कों पर आए दिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, गो बैक के नारे लगा रहे हैं। तो उनसे कोई बातचीत हुई? नहीं, बातचीत मेरी तो नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से देख रहे हैं, उनका विरोध जायज़ है, क्योंकि उनका भी ये कहना है कि साहब उस व्यक्ति को तो लाते जो जनता के बीच में रहो। 10 साल में कर्नल साहब ने किसी के फ़ोन नहीं उठाए, वो ही शासन वाला सिस्टम रखा उन्होंने, वही प्रोटोकॉल रखा, 5-5 पीए रखते हैं, लोगों का काम पड़ते हैं तब फ़ोन नहीं उठते हैं, सीधी बात नहीं हो सकती है, जनता के सुख दुख में नहीं आते हैं, कभी आते ही नहीं है। ऐसा एरिया है जहाँ कभी वो गए ही नहीं। उनको यहाँ तक भी अगर आप बिठा के बात करें तो अब तो हो सकता है वो रट लेंगे क्योंकि चुनाव लड़ना है, लेकिन आज तक की स्थिति है कि वो कभी जानते ही नहीं है कौन सा एरिया कहाँ है। आदमी और व्यक्तियों को तो जानना बहुत दूर की बात है। तो क्या अगर राज्यपाल जी का टिकट होता तो आशु जी समर्थन करते, या फिर भी निर्दल, या इस बार लड़ने का विचार बनाए रखा था? मैं आपको निवेदन करूँ, मेरा कोई निर्णय नहीं है, ये निर्णय भी मेरा नहीं है, ये जनता का निर्णय है, और जनता का निर्णय ही मेरे लिए सर्वोपरि है। टिकट भी मेरा जनता का ही टिकट है, ये मान लीजिए आप। मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं जनता के टिकट पे खड़ा हुआ हूँ। मैं निर्दलीय कहना उसको गलत होगा, मैं जनता के टिकट पे खड़ा हुआ हूँ और जनता के लिए खड़ा हुआ हूँ, यही मेरा नारा है। प्राथमिकता क्या रहेंगी? आप तो पिछले 10 सालों से हैं, चुनाव भी 13 का लड़े, और लगातार जब से फील्ड में हो, शायद जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा हो, तो मुख्य मुद्दे क्या हैं आपकी विधानसभा के? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे शहरी क्षेत्र का है, जिसको हर बार वोटों के नाम पे ठग लिया जाता है।
अन्य पार्टियों द्वारा भी, बीजेपी के भी कोई भी मान लीजिए सांसद भी रहे हैं, सभी लोग रहे हैं, कांग्रेस से भी लालचंद जी कटारिया रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब जो बड़ा मुद्दा है वो है हाई टेंशन लाइन का। 30,000 परिवार सीधे तौर पे प्रभावित हैं। 2012 से उनके बिजली के कनेक्शन नहीं हुए हैं, पानी के कनेक्शन नहीं है, सीवरेज नहीं है, और उनको पट्टे देने की जब बात आई है, नियमन हुआ है, तो उनके प्लॉट तो मतलब 200 गज का प्लॉट है तो उनके पास में 10 गज जगह भी नहीं बच रही है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड करने का मुद्दा है। इस पे मैं प्राथमिकता से, और राज्य में रहा, सरकार में रहा, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा इस काम को करने के लिए। दूसरा बड़ा मुद्दा है सैटेलाइट हॉस्पिटल का, क्योंकि देखिए लंबा एरिया है, एसएमएस हॉस्पिटल काफ़ी दूर पड़ता है, ट्रैफिक भी रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो 1.5 घंटा तो पहुंचने में लग जाता है। तब तक मरीज, ऐसी बहुत से मेरे भाइयों ने, ऐसे परिवारों ने जो उजड़ गए सिर्फ इस वजह से। तो मेरा ये मानना है कि जोटवाड़ा में एक बड़ा सैटेलाइट हॉस्पिटल होना चाहिए, ये मेरा प्राथमिकता। दूसरा, इसके अलावा जो बात करें तीसरे मुद्दे पे, कि वो है एक कि हमारे यहाँ पे कॉलेज नहीं है सरकारी, पूरे क्षेत्र में कहीं भी सरकारी कॉलेज नहीं है, तो हम उस पे काम करना चाहेंगे। सीवरेज लाइन का जो काम है, नियमन होने का जो पृथ्वीराज नगर है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। इसमें सभी कॉलोनियों का नियमन हो, उनको पट्टे मिलें, और पट्टे मिलने के बाद में विकास कार्य हों, इस पे हम बहुत गंभीरता से काम करेंगे। तो ये आशु सिंह जी जिनका साफ तौर पे कहना है जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो आम आदमी की पहुंच में हो। राज्यवर्धन सिंह का जिक्र इन्होंने किया, 5-5 पे रखते हैं, मिलना मुश्किल है। अपनी लोकसभा, यहाँ इसी लोकसभा से वो दूसरी बार सांसद भी हैं, तो सांसद होने के नाते भी वो इतना विकास नहीं कर पाए जितना लोगों को ज़रूरत थी। उनकी पहुंच से काफ़ी दूर है, संपर्क करना मुश्किल है। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रतिनिधि हो तो ऐसा हो जिससे आम आदमी किसी भी समय, दिन रात कभी भी मिल सके, अपनी समस्या रख सके, दुख सुख में शामिल हो सके। यही इनकी प्राथमिकता है कि अगर मुझे मौका मिलता है, जनता मौका देती है, एक विधायक के तौर पर चुनती है, तो मैं आम लोगों की, आम जन समस्याएं विधानसभा में या प्रमुख स्तर पर उठाने का काम करूँगा। तो आप भी जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। मैं कुलदीप सिंह अपने सहयोगी अंकित के साथ, जयपुर से।